What's up guys, thank you so much for watching English Pathshala. I am Arun Tiwari. Welcome you all in today's video guys. After completing the first part, means the first chapter of the first flight book, Letter to God, now we have already finished the second chapter Nelson Mandela, but the poem of the second chapter is still left. Second chapter की poem अभी भी बाकी है. So today we are going to complete, as you have already seen the thumbnail, आपने देख लिया है, Tiger in the Zoo. एक टाइगर जू में कैसे है उसकी कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं. जू के टाइगर और एक नॉर्मल टाइगर जो जंगल में रहता है, उन दोनों की कहानियों को, उन दोनों के लाइफस्टाइल को कंपेयर करेंगे और बहुत ही खूबसूरती से कैसे पोएट ने इसे हमारी ह्यूमन लाइफ के साथ जोड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा. पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी हैं, वर्ड मीनिंग के साथ सब एक्सप्लेन करूंगा मैं. सो कहीं मत जाइए, बने रहिए. चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी नए वीडियोस हमारे आए तो आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन जरूर मिले. सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. So friends, as I told you, this poem is a very good example where the poet has clearly, very well signified the lifestyle of a normal tiger which is in natural habitat. Natural habitat मतलब जब वो जंगल में है तब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एक्चुअल टाइगर होता क्या है वो, और कैसे जब वही सेम टाइगर को हम उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के एक लिमिटेड एरिया, एक केज में बंद कर देते हैं, तब उसकी क्या सिचुएशन होती है उसको यहाँ पर बताया गया है. एक्चुअली टाइगर जो है यहाँ पे एक सिंबल की तरह यूज हुआ है, क्योंकि आप पोएम की बिगनिंग की लाइन देखेंगे तो ही यूज हुआ है. जनरली हम एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं. इसका मतलब क्या है कि पोएट ने यहाँ बहुत अच्छे से पर्सोनिफाई किया है टाइगर की क्वालिटी को ह्यूमन के साथ. कहने का मतलब क्या है कि अ पर्सन परफॉर्म्स हिज बेस्ट व्हेन ही फाइंड हिमसेल्फ इन हिज परफेक्ट जोन. अगर हम अपने आप को परफेक्ट जोन में पाएंगे तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं. अदरवाइज जब हम अपने जोन में नहीं होते तो सिचुएशन वो है वो अपोजिट हो जाती है. एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे आप मछली को पानी से निकालिए और उसे बाहर रखिए और कहिए तू दौड़. एक मछली को आपने पानी से निकाला और उसे कह रहे हो कि तू दौड़, तो उसमें मछली की गलती नहीं है, उसमें गलती उस पर्सन की है जिसने उसे पानी से निकाल के ये कहा कि तू दौड़. क्योंकि मछली की क्वालिटी बाहर दौड़ने की नहीं है. उसी मछली को तुम पानी में रखो, फिर देखो वो कैसा रिजल्ट लेकर आती है. which means that we have to find out the best thing which is good, which is actually best for ourselves. हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है, हमें वो फाइंड आउट करना चाहिए. इसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, अगर हम दो नाव में पैर रखते हैं तो अक्सर डूबते हैं. ये चैप्टर ये भी आपको बताता है. which means that चैप्टर में 5 स्टैंजास है टोटल, जिसमें सेकंड और थर्ड स्टैंजा जो है वो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ को. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो बताता है उस टाइगर के बारे में जो टाइगर जू में है. और हियर द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ स्टैंजा, जो फर्स्ट, इनफैक्ट फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा जो है दैट इज सिग्निफाइंग द टाइगर विच इज इन द जू, केज के अंदर जो है. सेकेंड और थर्ड स्टैंजा जो है उसमें पोएट ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक्चुअल नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर. जब टाइगर अपने नेचुरल जोन में जंगल में होता है, जब वो दहाड़ता है, जब वो अपना शिकार करता है दौड़ के, तब उसका रिएक्शन क्या होता है उसे उन्होंने सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ है. पोएट का नाम यहाँ पे लेस्ली नॉरिस है, जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. इस चैप्टर में भी यही है. टाइगर इन द जू का मतलब है टाइगर उस इंसान को बताया जा रहा है यहाँ पर जो इंसान अपने जोन में ना होके उसे कहीं ऐसी जगह डाल दिया गया हो. जैसे हीरे को आप उठा के मिट्टी में रख दो और उसे कोयले का काम करवाओ या उसे कोयला समझ के फेंकोगे तो वो हीरा कभी नहीं बन सकता. कहावत है हिंदी में कि हीरे की परख जोहरी को होती है. which means that इसका मतलब ये है कि we have to find out the best thing which is ourselves, as I already told you. मैंने यहाँ पर आप जैसे देखिए स्टैंजा वाइज आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा है वो उस टाइगर के बारे में बताता है जो जू में है. सेकंड और थर्ड स्टैंजा जो है वो उस टाइगर के बारे में बताता है जो टाइगर की नेचुरल हैबिटेट है, दैट इज जंगल. ओके, अगर हम पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम की बात करें तो जितने भी 5 स्टैंजास हैं अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन होगी वो राइम कर रही है.
और फर्स्ट और थर्ड लाइन है वो राइमिंग में नहीं है। इसका मतलब है कि ए बी सी बी, पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी सी बी ही है। और जितने भी पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, ऑफ कोर्स पर्सोनिफिकेशन, इसमें पूरा पोएम ही पर्सोनिफिकेशन है, जहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि ह्यूमन क्वालिटी जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या जानवर को दी जाए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे की गई है। ह्यूमन टाइगर की क्वालिटी जिसको आप कह रहे हो उसको ह्यूमन से कंपेयर किया गया है। दूसरे भी कुछ पोएटिक डिवाइस है, लाइक ऑक्सीमोरन है, मेटाफर है, देन एंजामेंट है, ऐसे बहुत सारे एजोनेंस भी यूज हुआ है इसमें। सो स्टांजा वाइज अलग अलग पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, बट ये पर्सोनिफिकेशन जो है वो पूरा पोएम ही पर्सोनिफाइड है, ठीक है। सो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको बताया, बट दिस इज जस्ट बिकॉज फॉर द रीजन कि आप जब पोएम को पढ़ें तो उससे पहले आप समझे कि पोएम का पूरा, जैसे हिंदी में होता है ना भावार्थ और सारांश, कि व्हाट एक्चुअली इज द बेस ऑफ द पोएम। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एक नॉर्मल पोएम समझ के, एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो जंगल में है, दोनों की क्वालिटी अलग है। बट ये चैप्टर, ये जो पोएम है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। पोएट ने यहाँ पर टाइगर के साथ साथ ये क्वालिटी हमारी बताई है, हमारे ह्यूमंस की, तो हमें भी ये चीज बहुत अच्छे से समझना जरूरी है इस पोएम में। एंड दैट इज द रीजन ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। सो चलिए स्टांजा वाइज में आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक एक स्टांजाज आएंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड के साथ उसकी मीनिंग भी बताऊंगा। सो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं आपका, चलिए मोबाइल स्क्रीन पे आप आइए, देखते हैं फर्स्ट स्टांजा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं फर्स्ट स्टांजा की बात करूं तो फर्स्ट स्टांजा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, उससे पहले अगर इसकी समरी में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि दिस इज अ पोएम दैट कॉन्ट्रास्ट द हैबिटेट ऑफ अ टाइगर, वन इज नेचुरल, वन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो हम केज और कंक्रीट से बनाते हैं, हम जो जू बनाते हैं जहाँ पे केप्ट करके एक लिमिटेड एरिया रखते हैं जहाँ उसको घूमना पड़ता है, और दूसरा जो ओपन एरिया होता है जहाँ उसे नेचुरल हैबिटेट अपना मिलता है, जहाँ उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, तब वो कैसे रहता है। इन दोनों चीजों को पोएट ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट स्टांजा की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। वेल इस जो पहली लाइन है उसमें स्टॉक का हमें मतलब, जनरली स्टॉक का मतलब होता है पीछा करना किसी का, यहाँ पे स्टॉक का मतलब है कि वो टाइगर जो जू में घूम रहा है इधर से उधर। विविड का मतलब डिफरेंट, वेराइटी, अलग अलग। तो स्ट्रिप्स मतलब टाइगर आप देखें तो उसके शरीर पर जो येलो और व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, तो उसी को कहा गया है विविड स्ट्रिप। अलग अलग तरीके के जो स्ट्रिप्स हैं उसकी बॉडी पे। क्या कर रहा है वो, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप का मतलब ये हुआ कि जगह लिमिटेड है, तो अगर वो यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है इसलिए वो रोम नहीं कर पा रहा है फ्रीली। ओके, सो ही इज टेकिंग वेरी फ्यू स्टेप, बहुत ही कम स्टेप ले रहा है वो, और जितने भी स्टेप ले रहा है उसकी बॉडी जो है, जो कि अलग अलग कलर से विविड स्ट्रिप से है, वो इस तरफ से उस तरफ वॉक कर रहा है, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ओके, वेलवेट का मतलब होता है उसके पॉज, पंजे जो होते हैं वो नरम होते हैं नीचे के, ठीक है। तो वो वेलवेट इज अ काइंड ऑफ क्लोथ, हम सबको पता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो उस यहाँ पे बहुत अच्छा यूज हुआ है क्या बोलते हैं अपना मेटाफर का, जहाँ पे यूज किया गया बहुत सुपर्ब। उसके क्लॉज को उन्होंने वेलवेट से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। सो और हमें मेटाफर का मतलब क्या होता है, अनलाइक ऑब्जेक्ट जब कंपेयर किए जाते हैं, तो टाइगर के क्लॉज को वेलवेट की तरह यूज मतलब बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि उसके क्लॉज जो है वो पूरी तरह से गद्दीदार है, वेलवेट की तरह है, कि जब वो चल रहा है तो आवाज नहीं आ रही है, इट इज वेरी क्वाइट, बहुत शांत है। लुक एट द लास्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन हिज क्वाइट रेज। वेल, रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा वायलेंस होना, ठीक है, गुस्सा होना। और उससे पहले जो वर्ड है क्वाइट यानी शांत, आप देखो दोनों वर्ड क्वाइट और रेज जो है दे आर अपोजिट, and we know that when two words having opposite meaning come side by side, that is called oxymoron, उसको कहा जाता है ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे क्वाइट रेज जो वर्ड है, ये पूरा दोनों वर्ड ये ऑक्सीमोरन है, ठीक है। और रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम वायलेंस, जब आप बहुत गुस्से में हो। तो कोई भी इंसान जब बहुत गुस्से में होगा
तो वो शांत तो बिल्कुल नहीं होगा, बट यहाँ पर वो टाइगर शांत है क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता। ही इज हैविंग ओनली लिमिटेड स्पेस, उसके पास एक लिमिटेड स्पेस है, गुस्सा तो बहुत है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां से ये पोएम स्टार्ट हुई है, आप वो वर्ड देखिए, वो वर्ड है ही, विच मीन्स दैट जनरली हम ही यूज नहीं करते एनिमल के लिए। तो ये जो है पर्सोनिफाई किया गया है, एक ह्यूमन को कंपेयर किया है नॉन लिविंग क्वालिटी से, जिसके लिए हम एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें है स्टॉप, जिसका मतलब होता है ऐसे तो पीछा करना, बट यहाँ रोम, एक तरफ से दूसरे। विविड का मतलब वेराइटी, बहुत सारी। और उसके बाद इसमें वर्ड है वेलवेट, कि जो उसके पंजे हैं गद्दे की तरह बहुत मुलायम है। और रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम वायलेंस, बहुत ज्यादा गुस्से में। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। कमिंग मींस फर्स्ट स्टांजा, सॉरी। कमिंग टू द सेकंड स्टांजा, मैंने आपको कहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ स्टांजा उस टाइगर की बात हो रही है जो जू में है, और सेकंड और थर्ड स्टांजा जो जंगल में होगा। एक्चुअली इस पोएम में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया उस टाइगर का जो जू में है, अब आपको वो बता रहे हैं कि एक्चुअल में टाइगर होना कैसा चाहिए, क्योंकि जो केज में टाइगर है वो रियल टाइगर नहीं है। रियल टाइगर कौन सा होता है? रियल टाइगर वो होता है जो दहाड़े, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में हो, तो जब चले तो आसपास जो उसके प्रे हैं उनकी हालत खराब हो जाए, कि जब वो ग्रासेस के पीछे बैठा रहे और एकदम शार्प आइज से देखता रहे, और जैसे ही कोई डियर आए पॉन्ड के पास पानी पीने के लिए, तुरंत उसके ऊपर हमला करे। तो ये उसकी नेचुरल क्वालिटी है, ठीक है, जो वो केज के अंदर बाहर निकल के नहीं आ पा रही है। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड स्टांजा में पोएट ने नेचुरल क्वालिटी कैसे बताई है, ठीक है। भाई तू क्यों इतना जल्दी जल्दी लॉक हो जा रहा है यार, चल। ही शुड बी, देखो यहाँ पे शुड लिखा है, मतलब क्या होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग इन शैडो, लर्किंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा, अगर डिस्कवरी चैनल आप देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि हाउ टू हंट, जब हंट करते हैं टाइगर हुआ, लेपर्ड हुआ, या कोई भी ऐसे एनिमल, तो वो दे ट्राई टू फर्स्ट हाइड, और वो जनरली कोशिश करते हैं फर्स्ट फ्यू स्टेप दे यूज्ड टू क्रॉल, मतलब वो क्रॉल करने के रेंगते हुए जाते हैं अपने पंजों को आगे लेके, ताकि सामने वाले प्रे को, उसके शिकार को ये चीज पता ना चले कि कोई मुझे पीछा कर रहा है, मुझे देख रहा है, या मेरे ऊपर शिकार करने के लिए बढ़ सकता है। इसलिए बहुत धीरे से, एक्चुअल में इस टाइगर को होना कैसा चाहिए कि ग्रासेस के पीछे छुपना चाहिए। ओके, फिर क्या होगा? लर्किंग का मतलब हाइडिंग, ओके, इन शैडो, छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग यानी स्लिप करना होता है। यहाँ कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा, अपने पंजों को एक करके एक आगे बढ़ाए, धीरे धीरे अपने प्रे के पास जाए, ये होना चाहिए नेचुरल में। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब पॉन्ड, जहां पर जंगल में सारे जो प्राणी होते हैं पानी पीने के लिए जब आते हैं, तो वो जनरली ऐसे जो टाइगर हुआ, एनिमल हुआ, लेपर्ड हुआ, ये यहीं पर घात लगा के बैठे होते हैं और इंतजार में होते हैं कि जैसे ही कोई उनका प्रे दिखे, तुरंत धीरे धीरे रखे और छलांग मार दे, ठीक है। सो ये हो नहीं पा रहा है यार, ये लॉक बहुत हो जा रहा है, ठीक है। सो क्या हो रहा है? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्ड डियर पासेस। प्लम्ड डियर पासेस का मतलब हुआ जब वो पानी पीने के लिए वो हिरन और उनके बच्चे आए, तो ही शुड बी लर्किंग, अपने आप को हाइड करे, क्रॉल करे, ताकि वो उनके ऊपर जाके छलांग लगा के या उनका पीछा करके अपने प्रे को दबोच सके या खींच सके, ले सके। ओके, इसमें अगर आप देखेंगे एंजामेंट यूज हुआ है। एंजामेंट का मतलब क्या होता है कि दैट लाइन, एंजामेंट का मतलब जब पोएम की दो लाइंस के बीच में कॉमा या फुल स्टॉप नहीं हो, तो आप इसमें देखो, पहली स्पेशली सेकेंड और थर्ड लाइन को देखिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास देन नियर द वाटर होल, कॉमा नहीं यूज हुआ है ग्रास के बाद, ठीक है। सो ऐसे जितने भी लाइंस होते हैं जहां पर कॉमा एट द एंड नहीं है, तो उसको एंजामेंट बोलते हैं, ठीक है। और एक लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज हुआ है एलिट्रेशन, क्योंकि इसमें देखिए साउंड पी लास्ट लाइन में, वेयर पर्न डियर पास, रिपीट हुआ है, सो दैट इज एलिट्रेशन। व्हेन पर्टिकुलर साउंड p is मींस कोई भी साउंड जब रिपीट हो, तो यहाँ पे p साउंड रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा। अगर मैं थर्ड स्टैंजा की बात करूं, यहाँ पर भी पोएट ने
जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है उसकी क्वालिटी के बारे में बताया, ठीक है। सो हम देखो क्या उसे और होना चाहिए, ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस। स्नेलिंग अराउंड हाउसेस मतलब आप देखो कुछ दिन पहले ही हुआ था कि कुछ तेंदुए लेपर्ड जो है गांव में आ गए, तो गांव वालों की इनफैक्ट ये भी न्यूज आई कि किसी महिला के ऊपर हमला भी कर दिया, तो लोग बहुत डरे थे। तो कहने का मतलब टाइगर इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, लोगों को डराता हुआ होना चाहिए कि इसकी प्रेजेंस ही लोगों के अंदर खौफ भर दे, डर रखे। एट द जंगल्स एज मतलब जो भी घर जंगल के आसपास है उनको ये डर हमेशा बना रहना चाहिए कि टाइगर कभी भी आ सकता है, ठीक है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स मतलब उसके जो स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, और फैंग का मतलब होता है वैसे तो ये भी हुआ, और दूसरा वाइट जो उसके ये दो टीथ हैं, स्पेशली अगर टाइगर या फिर आप शेर को देखेंगे, लायन को, तो आगे के दो और ऊपर के दो बहुत ही नुकीले दांत होते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे वाइट फैंग्स की। सो वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, और उसके पंजे भी आप देखेंगे जनरली दे आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ कैट, तो उनकी नाखून जो होते हैं नेल्स इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो मारे तो पूरी लाइन छप जाए, और कितनी बार तो वो बड़े एनिमल्स लाइक एलिफेंट और इनसे बचने के लिए इस क्लॉज का, पंजों का बहुत यूज करते हैं। इवन पंजे उनके इतने खतरनाक होते हैं कि छोटे क्रीचर्स लाइक डियर और वो तो उनको ऐसे पकड़ के अगर खींच दे तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब इसे तो ऐसे दहाड़ना चाहिए कि जंगल के किनारे जितने भी गांव और घर हैं डरते रहना चाहिए कि कभी भी ये टाइगर आ जाएगा, और इसके वाइट जो दांत हैं, जो टीथ हैं, जो पूरी तरह से इतने डेंजरस हैं, इसके क्लॉज जो हैं, टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव वाले इससे डरने चाहिए। ये होना चाहिए एक्चुअल में सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको पोएटिक डिवाइस की बात करूं, राइमिंग स्कीम वही है ए बी सी बी, और एंजाइनमेंट अगेन इसमें आप देख सकते हैं लाइन में कॉमा यूज नहीं हुआ है। देन ओनोमोटोपिया इसमें यूज हुआ है क्योंकि इसमें एक वर्ड है, ओनोमोटोपिया का मतलब क्या होता है, साउंड एज अ वर्ब। सो यहाँ पर देखो कौन सा साउंड है, स्नेलिंग, जो साउंड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द these tigers when they crawl, when they walk in the jungle. So onomatopoeia भी use हुआ है। Assonance, again assonance has been used, that is the use of vowel in a sentence. So vowels बहुत use हुआ है यहाँ पर, ठीक है। So coming to the fourth and fifth, second और third आपको समझ में आया कि कैसा होना चाहिए। अब फोर्थ और फिफ्थ में रियलिटी में आते हैं, उस टाइगर की बात करते हैं जो जू में है, उसकी क्या सिचुएशन है वो देखिए। बट क्या होना चाहिए हमने देखा, ही शुड बी, बट है क्या, ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। उसको तो कॉन्क्रीट हमको पता है, आरसीसी जो बनते हैं सीमेंट और उसके जो हम केज बनाते हैं जू में, उसमें हमने उसको बंद करके रखा हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी ताकत, उसका डर है लोगों के अंदर, वही उसकी ताकत है, उसकी क्लॉज, उसके डेंजरस टीथ और उसकी प्रेजेंस जो लोगों को डराती है, वही उसकी पावर है। और उसकी पावर को ही हमने पूरी तरह से बांध के एक फिक्स्ड एरिया में रख दिया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, उसकी लेंथ कितनी हो गई, लाइक यहां तक, यहां से यहां और यहां से यहां, यानी जितना बड़ा केज है उसकी एरिया लिमिटेड हमने कर दिया और वो उतने में ही रह जा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, और क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट, विजिटर्स जब जाते हैं जू में तो चारों तरफ से वो कहीं नॉर्मल भी बैठा हो तो भी उसके सामने आ जाते हैं, तो ही इज नॉट लाइकिंग, उसे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि वो अपनी नेचुरल प्लेस में नहीं है, इरिटेट हो रहा है और गुस्सा उसे बहुत आ रहा है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन में ही देखा। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा, क्या है देखो रियलिटी, मतलब है जो केज में, और he hears the last voice at night। जनरली जब जू बंद होता है तो जो पुलिस वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं कि कोई इलीगल पर्सन ना आ जाए या किसी एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, इंजरी ना हो, तो देखने के लिए पेट्रोलिंग होती है। वर्ड यूज हुआ है पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग का मतलब होता है नाइट में देखना, ये वर्ड जनरली पुलिस के लिए बहुत यूज होता है क्योंकि पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं देखने के लिए। तो जब ये वॉचमैन और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो वो बैठ के उनको देख रहा है, and stares with his brilliant eyes, अपनी आंखों से उनको घूर रहा है। ये stares का मतलब कंटिन्यूअस देखना। at the brilliant star, ऊपर देख रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, this is not my natural place, how come I be here, I should be in the jungle, मुझे जंगल में होना चाहिए। so this is what the chapter is all about। assonance and alliteration फिर से इसमें यूज हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, repetition of the vowel। so कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस चैप्टर की बात करूं,
तो ये चैप्टर, ये पोएम जो है हमें बहुत क्लियर ये मैसेज दे रहा है, ही इसीलिए बार बार यूज हो रहा है। टाइगर स्पेशली, आप इस पोएम को पढ़ के बिल्कुल भी टाइगर पे ना जाइए। टाइगर यहाँ पे सिर्फ एक सिंबल की तरह यूज हुआ है। पोएट ने यहाँ पर हम इंसानों की बात की है कि हमें ये चीज समझना चाहिए कि हमारी नेचुरल हैबिटेट मतलब हमारी नेचुरल क्वालिटी क्या है। गॉड हैज गिवन इंडिविजुअल क्वालिटी टू एवरीवन, सबको दी हुई है। और जब हम अपनी नेचुरल क्वालिटी छोड़ के आर्टिफिशियल का मतलब जो हमारी क्वालिटी नहीं है उसमें जब हम जाते हैं तो हम अपनी पॉजिटिविटी को भूल जाते हैं कि हमारी नेचुरल पावर क्या है। अगर किसी बंदे की बहुत अच्छी पावर है लिखने में और वो बैठ के कहीं पर राइटिंग का काम ना करके कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसकी जोन में नहीं है, तो उसे फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। जबकि उसे होना का कहाँ चाहिए, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अपनी नेचुरल हैबिटेट में जहां पर वो बेस्ट परफॉर्म करे। सो ये चैप्टर का, ये इस पोएम का मेन मॉरल था। ओके, ये पोएम हमको बहुत क्लियर मैसेज बताता है, ये देते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट योर पॉजिटिव, योर स्ट्रेंथ एंड फोकस ऑन योर पॉजिटिव स्ट्रेंथ रादर देन ऑन अदर्स। आपको अपनी पॉजिटिव इनर स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर नोइंग योर स्ट्रेंथ तब आपको यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर, बिकॉज आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे क्योंकि आप उसी के लिए ही बने हैं। ठीक है, so this is what I have to explain in this poem बहुत important है, and that is why I thought to record this on a very auspicious day because today is Eid. So from my side, happy Eid to all the people across the country and across the world, across the globe। सबको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। होप इस साल का जो ईद रहा है वो जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं रहा है। किसने सोचा था कि ऐसा भी दिन कभी आएगा कि लोग ईद में भी गले नहीं मिलेंगे। ईद का त्योहार ही गले लग के शुरू किया जाता है। जब हम शुरू में मतलब हमारे दोस्त जो होते थे उनसे भी हम मिलते थे अपने स्कूल टाइम पे, तो सबसे पहले हम गले ही मिलते। ईद का मतलब ही होता है गले मिलना, ईदी मिलना, सेवैयाँ बनती थी। ये किसी ने कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि जब लोग ईद के दिन गले नहीं मिलेंगे। सो लाइक दिस इज व्हाट नेचर हैज टू ऑफर अस। ये दिस इज व्हाट कॉल्ड नेचर। जब भगवान या नेचर जब चाह लेंगे तो फिर वी आर हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। सो घरों में बने रहिए, कुछ दिन और बने रहिए, इस महामारी और इस समस्या से भी हम बहुत जल्दी जीतेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो कीजिए। सारी डिटेल्स मैं वहां पर पोस्ट करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, जहां पर भी होंगे अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।